नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव करियर इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है और मैं आनंद आपके सामने करंट अफेयर से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूं आपसे डिस्कस करने, जो कि न केवल करंट अफेयर के उद्देश्य से भारत में चुनाव प्रणाली की शुचिता यानी उनकी आपके सफाई से जुड़ा भी है। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मार्वलस निर्णय देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित किया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आपके चुनावी बॉन्डों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसकी जानकारी मांगी है कि गत वर्षों के हुए चुनाव में कितना चंदा आया, वो भी, और किसने किसको कितना चंदा दिया उसकी भी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिसको लेकर बैंक ने कहा है कि वो 31 मार्च तक इस बात की जानकारी दे देंगे कि किसने किसको कितना चंदा दिया। चलिए इस मामले की एक एक तह को हम डिकोड करते हैं। सबसे पहले मेरे जिन व्यूअर्स को यह नहीं मालूम है कि इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड क्या होता है और ये क्यों लाया गया, तो उसको पहले मैं समझा देता हूं या उनको सबको मैं समझा देता हूं कि चुनावी बॉन्ड है क्या। देखिए 2017 से पहले राजनीतिक दल जब भी चुनाव लड़ते हैं तो उनको चंदे की आवश्यकता होती है अपने प्रचार के लिए, अपनी चुनावी पैम्पलेट्स के प्रचार के लिए, स्थानीय नेताओं के चुनावी प्रचार के खर्चे के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। 2017 से पहले ये चंदा जो है आपके कॉर्पोरेट चंदे के रूप में या कैश चंदे के रूप में चुनावी पार्टियों को मिलता था। और इस चंदे को चूंकि आप देख रहे हैं कि कैश में मिल रहा है तो कोई सीमा तय नहीं होती थी कि कहां से ये चंदा आ रहा है और किस मात्रा में आ रहा है। इसका कोई लिखित आपके ब्यौरा नहीं राजनीतिक दलों के पास हुआ करता था कि उनको कहां से कितना चंदा प्राप्त हो रहा है। 2017 में आपके अरुण जेटली जो उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को धन विधेयक के रूप में पेश करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड नियम को लागू किया। अब धन विधेयक के तौर पे पेश किया है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि चूंकि उस समय राज्यसभा में सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं था, और मेरे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि जो बिल या जो विधेयक धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसमें केवल लोकसभा में चर्चा होती है, राज्यसभा के पास हो जाता है और पुनः लोकसभा के पास चला आता है। यानी राज्यसभा को धन विधेयक के मामलों में कोई विशेषाधिकार नहीं। ठीक, तो आपके 2017 में अरुण जेटली महोदय ने क्या किया, आपके इलेक्टोरल बॉन्ड को धन विधेयक के तौर पर लोकसभा में पारित करवा दिया। इसके बाद 2018 जनवरी 2018 को कानूनन रूप से आपके इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लागू हो गई। ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, पहले आप देख लीजिए। ये देखिए, ये एक आपके प्रतीकात्मक तस्वीर है इलेक्टोरल बॉन्ड की, जो कि एसबीआई बैंक द्वारा प्रेषित है। अब इसमें जो दी गई जानकारी वो देखिए, इसमें जो दी गई प्रस्तुत जानकारियां हैं वो क्या है आपके, कि कब ये इशू किया गया है, एक नियत तारीख दी गई है, और ये जारी करने की कितने दिनों तक आपके वैलिड रहता है। तो ये वैलिड रहता है आपके 15 दिन तक। यानी जो चंदा पहले आप कैश में दिया करते थे वो अब आप बैंक जाएंगे एसबीआई में, अपनी तय कीमत पर 1000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जितना भी आपके ये जो आपके तय दर्ज आपके अमाउंट है उसका आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे। बैंक आपसे कुछ डिटेल लेगा, इसके अलावा आपका जो नाम है वो गुप्त रखेगा कि आप कौन हैं। आपने बॉन्ड खरीदा और अपनी जो भी मन पसंदीदा चुनावी पार्टी है उसको ये बॉन्ड जाके दे दिया। देखिए इस बॉन्ड में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि इस बॉन्ड को किसने खरीदा, ये बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, इस बॉन्ड की लागत कितनी है। जैसे इस बॉन्ड को जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 1000 रुपए लिखा दिखाई पड़ रहा है इसमें। तो इस 1000 रुपए के बॉन्ड को कोई व्यक्ति बैंक में 1000 रुपए पे करेगा, कैश करेगा, ऑनलाइन करेगा, और 1000 रुपए का ये बॉन्ड खरीद लेगा और जाके अपनी मन पसंदीदा जो है पॉलिटिकल पार्टी को सौंप देगा। अब समस्या यह है कि इस योजना से लाभ क्या थे और इस योजना से हानियां क्या थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने संविधान माफ करेगा संसद में सरकार द्वारा लागू किए गए इस नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। दरअसल समस्या इसके लाभ क्या हो देख लेते हैं। देखिए पहले आपके कैश फ्लो होता था, पूरा का पूरा ब्लैक मनी आता था, और इस पूरे के पूरे कैश फ्लो और ब्लैक मनी के पैसे को क्या किया गया कि पूरी तरह से पहले तो आपके फाइनेंशियल सिस्टम में लाया गया
कि लोग अब बैंकों में जाएंगे, बैंकों के पास जानकारी जाएगी, जितना भी पैसा आएगा पॉलिटिकल पार्टी का वो सबके सामने आ जाएगा कि कितना पॉलिटिकल पार्टी को पैसा प्राप्त हुआ है। तो ये लगा कि सब कुछ एकदम संवैधानिक है और लगभग सब कुछ विधिक है। लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में एक गड़बड़ी थी, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में गड़बड़ी क्या थी वो आप समझिए। इस इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम में आपके देखिए, इस इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम में गड़बड़ी ये थी कि इसमें जो भी पैसा देने वाला है उसकी सूचना, उसकी गोपनीयता बनाए रखी गई है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज को कितना पैसा मिल रहा है ये तो तय है, लेकिन दे कौन रहा है ये तय नहीं था। और इस कारण से दिक्कतें क्या आ रही थी? इस कारण से दिक्कतें ये आ रही थी कि हमारे पास ये तो आंकड़ा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कितना मिल रहा है, लेकिन दे कौन रहा है, कौन लोग हैं जो पैसा पे कर रहे हैं, यह तय नहीं हो पा रहा था। तो यहां पर आपने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया ये जो आपके मामला है, ये याचिकाओं में ये कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की गुमनामी एक नागरिक के जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी एक नागरिक को पूरा अधिकार है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी देश चला रही है या नहीं चला रही है, उन्हें कौन चला रहा है, उन्हें कौन कहां से फंड कर रहा है, यह जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए। तो उसी आधार पर क्या किया गया है, आपके जानने का अधिकार के उल्लंघन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1)(a) का हवाला लेते हुए आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्या किया है, पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड किसको किसको मिलता था अगर उसकी बात की जाए, तो यहां पे आपके ये देखेंगे कि लोक प्रतिनिधित्व की अधिनियम धारा 1951 की धारा 29(a) के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड कौन कौन पॉलिटिकल पार्टीज खरीद सकती थी, जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया। ठीक, तो ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको लगातार क्या होगा कि लोकसभा या विधानसभा के हुए चुनाव में जितने टोटल वोट पड़े उसका 1% वोट प्राप्त हो। अब यहां पर ये इलेक्टोरल बॉन्ड जब असंवैधानिक बताया गया, तो इससे राजनीतिक पार्टियों को क्या नफा नुकसान होने वाला है, और ये आपके हमारे हित या अहित में किस प्रकार से। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां जब देश चलाती हैं तो अपने अपने दावे करती हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने दल अपने दावे करते हैं, और उन दावों के साथ साथ वो चुनाव पे खर्च भी बहुत सारा करते हैं। चुनाव पे खर्च करते हैं, ये बात बुरी नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई समस्या नहीं है, हमें समस्या इस बात से है कि दे कौन रहा है, इसकी जानकारी एक आम नागरिक को पूरी तरह से जानने का अधिकार है। तो यहां पर यह जवाबदेही बननी चाहिए कि एक लोकतांत्रिक देश में अगर कहीं से कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसा खर्च करके अपना चुनाव प्रचार कर रही है, तो वो कौन लोग हैं जो उसको फंड कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपके कुछ लोगों जिनको अपने विशेष लाभ हासिल करने होते हैं, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर सकते हैं। ये भी आपके क्या कहते हैं, शक लगातार बना रहता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से और क्या समस्या है, पूरा का पूरा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, इस बॉन्ड को खरीदने वाले की जो जानकारी है वो सरकार के पास रहती है कि बॉन्ड कौन कौन खरीद रहा है। सरकार के पास इसकी जानकारी रहती है, जिसका सरकार अपने पक्ष या अपने हित में इसका प्रयोग या दुष्प्रयोग कर सकती है। यह भी एक सवाल उठता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी बहुत सारी ऐसी शंकाएं और ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जो कि इसको एक लोकतांत्रिक देश में, जहां पर हमारे मौलिक अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार का पालन नहीं करते, ऐसे देश में ऐसी गोपनीय जानकारियों को खुलकर रखना और खुलकर ना रखे जाने के कारण ही ऐसे आपके इस नियम कानून को असंवैधानिक घोषित किया गया है। दूसरी एक और समस्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में आपके कोई पॉलिटिकल पार्टी कितना चंदा उठा सकती है, मैक्सिमम कितना चंदा उठा सकती है, यह भी बात तय नहीं थी। इसके पहले का नियम क्या था, 2013 के कंपनी लॉ के तहत वही कंपनी केवल आपके पॉलिटिकल चंदा दे सकती है जिसका लगातार 3 सालों में आपके मुनाफा 7.5% रहा हो। ठीक है, लेकिन नए आपके इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत कोई आपके कंपनी जो है कितना पैसा दे सकती है, इसकी कोई लिमिट तय नहीं की गई। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है शेल कंपनियों द्वारा। शेल कंपनी आप समझ रहे हैं, जो लोग
स्टॉक मार्केट को जानते होंगे वो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनको बताता हूं। शेल कंपनी का मतलब है एक फर्जी कंपनी। फर्जी कंपनियां बनाई गई, उन फर्जी कंपनियों से अपना सारा का सारा ब्लैक मनी इन कंपनियों के नाम पर आपके पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे के तौर पर दे दिया गया। तो बहुत सारा ब्लैक मनी शेल कंपनियों के थ्रू भी चुनावी पार्टियों के पास आने का पूरा गेटवे खुला रहता है, जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आपके शुचितापूर्ण चुनावों के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि काले धन का प्रयोग करके कोई राजनीतिक दल अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करे। ठीक, क्योंकि काले धन से बनाई गई सरकार आम आदमियों के पक्ष में काम कर ले, इस बात की जो आपके ये कह सकता हूं कि रेलेवेंस है, प्रासंगिकता ये थोड़ी कम हो जाती है। भाई जिनके पैसे से सरकार बनी है, जिन्होंने सरकार को पैसा दिया है, तो वो किसी जनहित में कार्य नहीं कर रहे होंगे। व्यवसायी वैसे भी जनहित के कार्यों में आपके कुछ पैसा खर्च करते हैं, अपना बहुत कुछ पैसा तो अपने व्यवसायिक हितों के लिए नहीं करेंगे वो। अब सवाल यह आता है कि अभी तक के आंकड़े क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मैं बताने वाला हूं कि किसको कितना पैसा प्राप्त हुआ है। तो आप ये देखिए, सिंपल सी बात है कि साल 2017 में जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और एक एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से जब याचिका दायर की गई, तो वहां से जब हमारे पास आपके जो एक डाटा निकल के आ रहा है, वो डाटा क्या कहता है कि चुनावी निगरानी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एफडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 और 2021-22 के बीच के 5 वर्षों में कुल 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉन्ड से कुल 9,188 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। ये 9,188 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, किस पार्टी को प्राप्त हुए हैं, कितने प्राप्त हुए हैं, इसकी जानकारी है, लेकिन दिए किसने हैं इसकी जानकारी नहीं है। और इसी आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्या किया गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे एफडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2021-22 के बीच राष्ट्रीय पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे में 743% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इस अवधि में राष्ट्रीय पार्टी को मिलने वाला कॉर्पोरेट चंदा केवल 48% बढ़ा। एक तरफ कॉर्पोरेट चंदा जिसके अपने नियम कायदे कानून है, उसमें बढ़ोतरी केवल और केवल 48% की देखने को मिल रही है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जहां पे जानकारी गोपनीय है, उसके तहत आपके 743% की बढ़ोतरी हुई है। यानी पहले अगर आपके 1 रुपए कहीं पर चंदा आ रहा था, तो अब 743 रुपए आ रहे हैं। ये आपके बढ़त का जो है आपके आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इन्हीं सब चलते कारणों की वजह से हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ महोदय ने क्या किया, इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पूरी तरह से असंवैधानिक बताते हुए पूरा का पूरा डाटा कि किसको कितना पैसा मिला है, इसकी जानकारी जो है आपको जो है जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी, ऐसा एक आदेश दिया है। अब परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए कौन से महत्वपूर्ण आ जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई कब, चुनावी बॉन्ड स्कीम आई कब। हम इस पर जो है जल्दी से फैक्ट रिकॉल कर लेते हैं। जब चुनावी बॉन्ड स्कीम की हम बात करें, चुनावी बॉन्ड है ना, तो ये अब आपके सामने कब आती है, 2017 में आती है। और 2017 में किस प्रकार से आती है, धन विधेयक के तौर पर आती है। किस प्रकार से आती है, धन विधेयक के प्रकार से आती है। धन विधेयक के प्रकार से आती है और उसको किस व्यक्ति ने, तो आपके वित्त मंत्री ने, किसने, वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया। उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे, इस समय वो दिवंगत हो चुके हैं और वो थे आपके अरुण जेटली महोदय। ठीक है, ये आपके चुनावी बॉन्ड स्कीम लागू कब हो गई, तो जनवरी आपके 2018 से, जनवरी 2018 से ये स्कीम लागू हो गई है। ठीक है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। इसके तहत आपके कौन सी जनप्रतिनिधि धारा, मैं आपको बताया था पॉलिटिकल पार्टीज में, ये देखिए यहां पे आपको मैं बता दें कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इसको उठा सकती हैं। लोक प्रतिनिधित्व की धारा 1951 की धारा 29A के तहत, है ना, कौन सा है, लोक प्रतिनिधित्व की धारा 1951, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, है ना, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का आपके क्लॉज 29A जो था, उसके तहत आपके पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा मिलता था। और किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना, आपके चाहे लोकसभा का हो चाहे आपके लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, टोटल वोट का एटलीस्ट कितने %,
1% वोट तो आपके प्राप्त होना ही चाहिए। दूसरा, इस चुनावी बॉन्ड की आपके लेजिटिमेसी ये कह सकता हूं कि कितने दिन सक्रिय रहता है, तो 15 दिन तक जारी करने की तिथि से 15 दिन तक ये चुनावी बॉन्ड आपके सक्रिय रहता है। ठीक है, तो ये थी जानकारी आपके इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आपके जितने भी परीक्षोपयोगी तथ्य हैं, और जनोपयोगी बात भी मैंने आपके सामने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट का पक्ष, सरकार का पक्ष, आपके हित में क्या है, आपके हित में क्या है, सब कुछ आपके सामने डिस्कस किया। क्रिएटिव इंस्टीट्यूट पर लगातार करंट अफेयर के ऐसे ही मुद्दों को जानकारी सबसे तेज पाने के लिए आप तुरंत क्या कीजिए, क्रिएटिव इंस्टीट्यूट को, इस चैनल को लगातार जो है क्या कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।